हेलो स्टूडेंट्स। प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम प्रतिदिन मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके अनुसार आज ट्यूसडे है और आज हमारा टर्म ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी के लिए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्कस ब्रीफली द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। व्हाट इज इट्स रोल इन द जियोमॉर्फोलॉजिकल कंटेक्स्ट। समस्थिरता का सिद्धांत क्या है और भू आकृति के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है। जियोमॉर्फोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या भूमिका है, तो आपको सबसे पहले चर्चा करनी है कि आइसोस्टेसी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आइसोस्टेसी जो है वो एक तरीके से ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम है जो अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है, जिससे क्रस्ट जो है वो फ्लोट करता रहता है एक ऊंचाई पर, जो कि उसके थिकनेस और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मोटाई और घनत्व पर डिपेंड करता है। द टर्म आइसोस्टेसी was coined in 1889 by an American geologist क्लैरेंस डटन। तो आइसोस्टेसी को एक आसान भाषा में मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आगे आंसर को डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने एक इमेज आपके सामने रखी है। इस इमेज में अगर आप देखें, ये है मेंटल का एरिया और ये है क्रस्ट। ठीक है, तो अगर कुछ भी चेंजेस नहीं है तो यहाँ पर आइसोस्टेसी नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि इस लिक्विड एरिया पर ये सॉलिड पोर्शन स्टिक कर रहा है, तो यहाँ पर आपको आइसोस्टेसी दिखाई दे रही है। ये थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी आइसोस्टेसी होगी। ठीक है, तो आइसोस्टेसी क्या होती है कि जब किसी, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, इसको ज्योग्राफी के हिसाब से मत समझिएगा अभी। ठीक है, जब कभी लिक्विड चीज के ऊपर जब कोई सॉलिड चीज स्टे करती है एक बैलेंस वे में, ठीक है, तो उसको हम आइसोस्टेसी कहते हैं। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट of isostasy explains how different topographic heights can exist on the earth's surface। जैसे अगर आप पृथ्वी के ऊपर देखते हैं तो कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, ठीक है, या कहीं थोड़ी ऊंचाइयां हैं और कहीं समतल है। तो वो जो टोपोग्राफिक हाइट्स हैं वो कैसे अर्थ के सरफेस पर रुकी हुई होती हैं, ये है आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, when a certain area on earth crust reaches to the state of isostasy, it is said to be in isostatic equilibrium। जब वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा तो उसको हम आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, आइसोस्टेसी डज नॉट अपसेट इक्विलिब्रियम बट इंस्टेड रिस्टोर्स इट। ठीक है, तो जो अर्थ का सिस्टम है, जो अर्थ के ऊपर की व्यवस्था है जिस पर अलग अलग तरीके के ढांचे हैं, वो वास्तव में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपने बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो आइसोस्टेसी इसी प्रकार इसलिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि किस तरीके से अर्थ के ऊपर के स्ट्रक्चर्स मेंटेन किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फॉर इंस्टेंस बात करते हैं हम हिमालय की। ठीक है, हिमालय अपने यंग स्टेज में है, यंग फोल्डेड माउंटेन है ना, और अभी तक इसने आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके टोपोग्राफिक हाइट्स के बारे में अभी और अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। आइसोस्टेसी जो रीजनल एलिवेशन है कॉन्टिनेंट में, उसको कंट्रोल करता है और ओशन फ्लोर को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली देखता है। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए कि किसी भी सिस्टम में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए माउंटेन देख रहे हैं, तो माउंटेन का एक पार्ट पृथ्वी से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और एक पार्ट जो पृथ्वी से नीचे आपको है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो सी लेवल के अबव है, ठीक है, उसके पास डेफिसिट ऑफ मास है या लो डेंसिटी रूट्स हैं सी लेवल के बिलो। ठीक है, इसी तरीके से हाई माउंटेन्स जो होते हैं उन्हें उनमें लो डेंसिटी रूट्स होते हैं एंड एक्सटेंड डीप इनटू द अंडरलाइंग मेंटल। ठीक है, the concept of isostasy plays important role in the development of hypothesis of plate tectonics। ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है उस पर भी आइसोस्टेसी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइसोस्टेसी एक तरीके से जो प्लेट मूवमेंट हो रहे हैं,
ठीक है। तो अब आप इसको और भी एक आसान भाषा से समझिएगा कि मान लीजिए कि आपने किसी फ्लूइड में, मान लीजिए आप नाव का एग्जांपल लीजिए, तो जब नाव समुद्र में आती है तो वो उतने मात्रा में पानी डिस्प्लेस करती है, तभी तो वो समुद्र के ऊपर तैर रही होती है। ठीक है। तो वो जो इक्वल उसके वेट के बराबर का लिक्विड है वो डिस्प्लेस करेगी, तब वो उस पर बैलेंस बनाए रखेगी। यही चीज आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट में हो रहा है। ठीक है। तो जो प्लेट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं उस डिस्प्लेसमेंट को मैनेज करते हैं, वाटर के डिस्प्लेसमेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है। क्रस्ट जहां पर स्ट्रांग होगी वहां पर निश्चित तौर पर स्ट्रेस ज़्यादा होगी। ठीक है। और स्ट्रेस किस पर होगी? मेंटल पर होगी। तो जब मेंटल पर ज़्यादा स्ट्रेस होगी तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है। और ये धीरे 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 करके मूवमेंट स्टार्ट कर देगा और हाइट एडजस्टमेंट इसी के अकॉर्डिंग होता रहेगा। ठीक है। अब डिपोजिशन और इरोजन का आइसोस्टैटिक इफेक्ट क्या होता है? ठीक है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट किए जाएंगे किसी पर्टिकुलर रीजन पर, जाहिर सी बात है कि क्रस्ट पर अब वेट बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब वेट बढ़ जाएगा तो वो सिंक करेगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इरोड किया जाएगा किसी एक रीजन से, तो वहां पर लैंड कंपनसेट करने के लिए राइज कर जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आइसबर्ग के नजरिए से इसी चीज को अगर हम देखें, ये हमेशा एक सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ इसका जो आइसबर्ग का होता है वो वाटर के ऊपर होता है और कुछ पोर्शन इसके बिलो होता है। आइसबर्ग में आप ये सिचुएशन देखते होंगे, ये पिक्चर्स में आपने देखा होगा। ठीक है। तो अगर मोर आइस इसके टॉप पर ऐड कर दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो आइसबर्ग है वो पानी में और गहरा डूब जाएगा। और अगर इसी आइसबर्ग का एक बड़ा पोर्शन काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग आइसबर्ग राइज कर जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये अर्थ के लिथोस्फीयर पर एक तरीके से फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया गया। अब प्लेट टेक्टोनिक्स पर इसका इम्पैक्ट आपने देख लिया। अब हम करते हैं पोस्ट ग्लेशियर रिबाउंड इफेक्ट। ये एक टर्म है जो मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा, तो इसको मैं आपके साथ ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। पोस्ट ग्लेशियर रिबाउंड क्या है? देखिए, ग्लेशियल एक्टिविटीज के कारण बहुत ह्यूज मात्रा में, बड़ी अमाउंट में, ह्यूज वेट में आइस शीट्स डिपॉजिट हो गए। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये आइस शीट्स मेल्ट होने लगे तो एक पोस्ट ग्लेशियल रिबाउंड इफेक्ट तैयार होता है। ठीक है। ये राइज ऑफ लैंड मासेस है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप कहाँ कहाँ देखते हैं? नदर्न यूरोप में देखते हैं, स्पेशली स्कॉटलैंड, एस्टोनिया और नदर्न डेनमार्क में, साइबेरिया में, कनाडा में, और ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और कोस्टल रीजन्स ऑफ यूएस स्टेट और पार्ट्स ऑफ पैटागोनिया और एंटार्क्टिका में। इन जगहों पर आप ये पोस्ट ग्लेशियर रिबाउंड इफेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है। तो ये एक टर्म था जो आपको इसके साथ साथ बताना जरूरी था। इसके बाद एक और टर्म है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फायर ग्रेडल ऑफ पैसिफिक एंड मेजर लैंडफॉर्म्स अलोंग इट। प्रशांत की अग्नि श्रृंखला जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसके बारे में क्वेश्चन है, और उसके साथ प्रमुख भू आकृतियों की चर्चा करें। ठीक है। द रिंग ऑफ फायर इन द पैसिफिक रीजन इज अ होम ऑफ मोर देन 452 वोल्केनोज, जिसमें 3 वर्ल्ड के 4 बड़े वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज में से एक हैं, 3 हैं, माउंट सेंट हेलेना, माउंट फिजी ऑफ जापान और माउंट पिनाटुबो इन फिलीपींस। ठीक है। ये लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है और हॉर्स शू शेप्ड है, ना कि एक रिंग के शेप का। रिंग ऑफ फायर बोलते जरूर है लेकिन यह हॉर्स शू शेप का है। It is also sometimes called Circum-Pacific Belt, Pacific Ring of Fire और the Fire Girdle of Pacific। ये इस एक्चुअली सबडक्शन जोन वॉल्केनिज्म का एग्जाम्पल है, जो कि दो प्लेट्स जब कन्वर्ज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके कारण क्रिएट होता है सबडक्शन जोन, उसके लिए है। ठीक है। वन प्लेट कंटेनिंग ओशनिक लिथोस्फीयर descends beneath the adjacent plane, thus consuming the oceanic lithosphere into the Earth's mantle।
ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसमें आप सभी को मार्क कर सकते हैं, आपके पास भी ऐसा मैप होगा। रिंग ऑफ फायर क्यों बना? बेसिक लॉजिक वही है, प्लेट टेक्टोनिक का है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये सबमर्जेंस के कारण हो रहा है, एक सबडक्शन जोन बन रहा है, और उस सबडक्शन जोन के कारण पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है। सो इट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स, स्पेशली सबडक्शन ऑफ नॉर्दर्न पोर्शन। सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई। Pacific plate is moving at the rate of 6 centimeter per year against the plates, especially three major plates such as North American, Indo-Australian plate, and Eurasian plate, and other minor plates such as Juan de Fuca, Cocos, or Philippines plate. Subduction zone of these three plates cause volcanism, where oceanic crust of heavier plates goes inside the continental crust of others. These plates are destroyed under the massive heat and pressure and remerge in form of volcanoes and causing earthquake. ठीक है, सेम आपको एक्सप्लेन किया गया, सेम आपको लिखना भी है। The series of volcanoes from the horseshoe shaped is referred as Pacific Ring of Fire. ठीक है, अब लैंडफॉर्म्स कौन से एसोसिएटेड है इससे? इस कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक क्रस्ट से आइसलैंड आर्क्स बनते हैं, फेस्टून्स बनते हैं, इसके साथ साथ यंग फोल्ड माउंटेन्स सच एज एंडीज और रॉकीज बनते हैं, which are formed due to subduction of oceanic crust of a plate under continental crust of another plate. फेस्टून्स के एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, एलिनेशन आइलैंड ऑफ अलास्का, कोरली आइलैंड एंड जापानीज आर्किपेलागो. Forts such as San Andreas Fault are also found among the other features. It stretches along the central west coast of North Antarctica and is one of the most active faults in the Ring of Fire. It lies on the transform boundary between the North American plate, and which is moving south, in the Pacific plate, which is moving north. Okay? The Ring of Fire is also home of hot spots, areas deep within the Earth's mantle from which heat rises. This heat facilitates the melting of rocks in the brittle upper portion of the mantle. तो इस तरीके से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस तरीके से बनता है और क्यों बनता है। आसान है आपके समझने के लिए, आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये 2 क्वेश्चंस आज आप लिखने का प्रयास करिएगा। कल फिर मिलते हैं अगले जो भी शेड्यूल में टॉपिक होंगे उनके साथ। थैंक यू।